वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 106। रुद्र एक झटके में गौरी की साड़ी के आंचल को इसके सीने से अलग कर देता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी चौंक जाती है। गौरी जल्दी से अपने सीने में अपने हाथों को रख लेती है और रुद्र को देखते हुए बोली, आज नहीं। गौरी की बातों को सुन रुद्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमको लगता है अब मैं रुकने वाला हूँ? वैसे भी मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, अब आगे। इतना बोल गौरी के हाथों को दीवार में सटा देता है और गौरी को देखने लगता है। अपनी अपनी पलकें झपकते हुए रुद्र को देखती है और धीरे से बोली, छोड़िए ना। रुद्र गौरी के होठों पर अपने होठों को रख किस कराने लगता है। सवार का पानी दोनों पर गिर रहा था। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र गौरी को होठों को छोड़ उसकी गर्दन में अपने होठों को रख चूमने लगता है और साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे गौरी के मुंह से आह निकल रही थी, जिनको सुन रुद्र और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रुद्र गौरी के हाथों को छोड़ देता है और अपने हाथों को गौरी की कमर में रख धीरे धीरे सहलाने लगता है। गौरी के कमर में बंधी साड़ी को निकाल देता है और धीरे धीरे उसकी ब्लाउज को भी खोल देता है। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप नाराज हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र रुक जाता है और गौरी के चेहरे को देखने लगता है। गौरी मासूमियत से रुद्र को देख रही थी। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तुमने कुछ ऐसा किया है? गौरी रुद्र के चेहरे को देखती है, जिसमें अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। गौरी बोली, वो मैं रीत की सो गई इसलिए आप नाराज है, पर आप तो काम कर रहे थे और मैं आदि के पास गई थी उसे सुलाने और मुझे यहाँ आना भूल गया और मेरी आंख लग गई, वरना मैं आपके पास ही आने वाली थी। गौरी की बातों को सुन रुद्र के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। रुद्र गौरी की कमर को पकड़ उसे अपने पास करता है और उसकी गर्दन में उंगली को चलाते हुए बोला, एक मैं भी जिसके दिल और दिमाग में हर पल तुम ही रहती हो। इतना बोल गौरी के बालों को पकड़ उसे अपने पास करता है और बोला, पता है गौरी, मेरे लिए आज तक मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है तुम मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसलिए मैं खुद को भूल सकता हूँ, पर तुमको नहीं। पर मैं तुमसे से यही उम्मीद रखता हूँ, इसलिए अगली बार मुझे भूलने की बात गलती से भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी नीचे सर कर लेती है और धीरे से बोली, अगली बार ऐसा नहीं होगा। गौरी रुद्र के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रख देती है और अपनी एड़ी को उठाकर खड़ी हो जाती है और रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख देती है और रुद्र को किस करने लगती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र चौंक जाता है, पर अगले पल उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो गौरी की कमर को पकड़ उसे उठा लेता है। गौरी के दोनों पैरों को पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लेता है, उसकी पीठ को दीवार से सटा देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। अब गौरी भी रुद्र का साथ दे रही थी। इस वक्त गौरी रुद्र के समाने साए और ब्लाउज में थी, उसमें भी आधी ब्लाउज उसके जिस्म से उतर चुकी थी। गौरी रुद्र के सीने पर अपने हाथों को चला रही थी। थोड़ी देर में रुद्र गौरी एक दूसरे को के होठों को छोड़ देते हैं और लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। दोनों के माथे एक दूसरे से टिके हुए थे। रुद्र गौरी को लेकर कमरे में आता है और बैग पर बैठने लगता है। तभी गौरी और कसकर रुद्र को पकड़ लेती है और बोली, हम गीले हैं, बिस्तर खराब हो जाएगा। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरने लगता है। अच्छा खासा मूड खराब करना कोई गौरी से सीखे। रुद्र बोला, तो क्या हुआ, तुम चाहती हो हम ऐसी ही सब कुछ करें? गौरी ना में सिर हिला देती है और धीरे से बोली, पर बिस्तर। रुद्र गहरी सांस लेता है और गौरी को लेकर बाथरूम में आता है और टब में उसे बैठा देता है। गौरी चुपचाप रुद्र को देखती है। अब रुद्र अपनी पैंट रिमूव कर भी टब में आ जाता है। रुद्र को ऐसे देख गौरी शर्मा जाती है तो अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी के चिन को पकड़ उसके निकले होठों को अपने दांत से पकड़ते हुए बोला, तो सोना तुमको बच्चे बहुत पसंद हैं? रुद्र की बातों को सुन गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, हाँ, मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है। गौरी ने इतना कहा ही था कि उसकी दर्द भरी आवाज़ बाथरूम में गूंज जाती है। रुद्र गौरी को देख मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है, चलो भी आज रात भर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। गौरी दर्द भारी आंखों से रुद्र को देखती है और इस तरह गौरी की सिसकियों की आवाज़ बाथरूम से सुनाई देने लगती है। इस तरह दोनों को 2 घंटे हो जाते हैं। गौरी पूरी तरह से थक चुकी थी। रुद्र गौरी को गोद में लेकर कमरे में आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है।
और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। गौरी रुद्र को रोकते हुए बोली, बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज अब रहने दीजिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, सोना अभी तो आधी रात बाकी है और अभी मुझे और खेलना है, इसलिए चुपचाप मेरा साथ दो। गौरी बेचारी नजरों से रुद्र को देखती है। उसे पता था रुद्र उसकी एक भी नहीं सुनेगा, इसलिए वो अब रुद्र को नहीं रोकती है और रुद्र जो चाहता है उसे करने देती है। करीब 4 बजे रुद्र गौरी को छोड़ता है। गौरी पसीने से भीग चुकी थी। रुद्र गौरी को देखता है जो अपनी अनखुली आंखों से उसी को देख रही थी। रुद्र गौरी को उठाकर अपने ऊपर लेटा लेता है और कंबल से कावर कर सो जाता है। गौरी अपनी आंखें खोल रुद्र को देखती है जो अब सो चुका था। गौरी भी उसके सीने में अपने सर को रख सो जाती है। सुबह 6 बजे गौरी के मोबाइल का अलार्म बजता है, जिसकी आवाज़ सुनकर रुद्र इरिटेट होते हुए, पूरा बंद करो इसे। रुद्र की तेज आवाज़ सुन गौरी की आंखें खुल जाती है और वो घबराकर उठ जाती है। गौरी के पूरे शरीर में दर्द था। गौरी जल्दी से अपने फ़ोन को उठती है और टाइम देखती है, जिसमें 6 बज चुके थे। गौरी को पता था उसकी नींद नहीं खुलेगी, इसलिए उसने 6 बजे का अलार्म पहले ही लगा दिया था। गौरी बेड से उतरने लगती है, तभी उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता है। दर्द में उसके मुंह से आह निकल जाती है। गौरी घूरकर रुद्र को देखती है जो बहुत ही अच्छी नींद में सो रहा था। गौरी रुद्र को घूरते हुए बोली, इनका सही है, पूरी रात जागना और लेट तक सोना, दर्द का कोई एहसास ही नहीं। एक मुझे देखना सोने को मिलता है और दर्द भी झेलो पूरे शरीर में। इतना बोल उठकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर आती है और रुद्र को देखती है। रुद्र उल्टा सो रहा था। उसकी पीठ पर सूरज की रोशनी हल्की हल्की पड़ रही थी। कमर पर कंबल रखा हुआ था। उसकी पीठ पर गौरी के नाखूनों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एक जगह नहीं कई जगह। ये सब देख गौरी शर्मा जाती है और कल का याद कर शर्मा जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। गौरी तैयार होने के बाद रुद्र के पास जाती है और कंबल को पकड़ती है। तभी रुद्र उसके हाथ को पकड़ खींच लेता है और उसे अपने नीचे लेटा लेता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। गौरी घबराते हुए रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, क्या कर रही थी सोना? तुम्हारा मन अभी भरा नहीं है क्या, जो तुम अभी भी मेरा फायदा उठाने को कोशिश कर रही थी? तुमको पता है ना, मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना है, फिर भी तुम ये सब कर रही थी। रुद्र की बातों को सुन गौरी शर्म से लाल हो जाती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कंबल ऊपर कर रही थी ताकि आप अच्छे से सो सके। इतना बोल अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी को गौर से देखता है और बोला, ओ ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझे देख तुमको कुछ करने का मन कर रहा है तो कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल गौरी के गालों को चूम लेता है। गौरी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। वैसे भी अब मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है और मुझे नींद भी आ रही है। आपकी की तरह मैं मशीन नहीं हूँ कि रात भी जाग लेते हैं और दिन में भी। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है सोना, मुझे सबसे अच्छी नींद सिर्फ तुम्हारी बाहों में आती है। तुम जैसे मुझसे दूर गई, तुम्हारे साथ मेरी नींद भी चली जाती है। गौरी धीरे से बोली, छोड़िए ना, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, वैसे भी काफी टाइम हो गया है। गौरी के इतने प्यार से बोलने पर रुद्र मुस्कुरा कर गौरी को छोड़ देता है। गौरी उठा जाती है और अपनी साड़ी को ठीक करती है। तभी रुद्र गौरी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है और बोला, क्या बात है सोना, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, वो आज रीत को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैं रीत की प्यारी सी भाभी हूँ। रीत की अजीब ना लगे इसलिए मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा खुद को तैयार कर लिया है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, क्या बात है, दोनों में आजकल बहुत प्यार है। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आपने सही कहा, हम नंद भाभी के साथ अच्छे दोस्त भी हैं और मैं रीत के लिए बहुत खुश हूँ। गौरी के चेहरे की चमक को देख रुद्र भी मुस्कुरा देता है। गौरी, अब मैं चलती हूँ, जैसे जाने लगती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। गौरी सवालिया नजरों से रुद्र को देखती है। रुद्र गौरी को अपने पास करता है और उसके माथे से बेंदी और उसके गाले के मंगलसूत्र को अच्छे से समाने करता है। गौरी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, रीत की दोस्त और भाभी तो ठीक है, पर तुम नीचे सिर्फ गौरी रुद्र सिंह राठौड़ बनकर जा सकती हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है
रूथ गौरी के होठों को चूम लेता है और उससे दूर जाते हुए बोला, अब जाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रूथ गौरी को जाते हुए देख बोला, हाय कितनी सुंदर है यार, जब भी देखता हूँ मुझे इससे प्यार हो जाता है। गौरी रूथ सिंह राठौर की पहली मोहब्बत, इतना बोल मुस्कुरा देता है। गौरी नीचे आती है तो देखती है रश्मि जी तैयारी में लगी थी। गौरी रश्मि जी के पास जाते हुए बोली, माँ मैं आ गई। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, बेटा थोड़ा देर और सो लेती, मैं सब कर लेती। गौरी ऐसे कैसे आप अकेले काम करें और मैं सोऊं, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। चलिए मुझे काम बताए। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों काम कराने लगती हैं। चैप्टर 107। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रूथ गौरी को जाते हुए देख बोला, हाय कितनी सुंदर है यार, जब भी देखता हूँ मुझे इससे प्यार हो जाता है। गौरी रूथ सिंह राठौर की पहली मोहब्बत, इतना बोल मुस्कुरा देता है। गौरी नीचे आती है तो देखती है रश्मि जी तैयारी में लगी थी। गौरी रश्मि जी के पास जाते हुए बोली, माँ मैं आ गई। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, बेटा थोड़ा देर और सो लेती, मैं सब कर लेती। गौरी ऐसे कैसे आप अकेले काम करें और मैं सोऊं, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। चलिए मुझे काम बताए। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों काम कराने लगती हैं। अब आगे पूरे घर को अच्छे से सेट किया जा रहा था। गौरी और रश्मि जी हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी ताकि कोई कमी ना रह जाए। रीत सुबह सुबह उठकर आती है और देखती है पूरे घर को बहुत अच्छे से सेट किया जा रहा था। गौरी और रश्मि जी को काम करते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ, अब तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे आपका दामाद घर आ रहा हो। तभी पीछे से बात की आवाज आई, आंटी मैं आ गया। पार्थ की आवाज सुन सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। हाथों में मिठाई के डब्बे और कुछ सामान लिए हुए पार्थ खड़ा था। रीत आंखें मींचते हुए पार्थ को देखती है और रश्मि जी को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, माँ आपने इनको भी बुला लिया। मैंने कहा था मैं सिर्फ लड़के को देखूंगी, उसे अभी मैंने हाँ नहीं कहा है। क्या जरूरत थी आपको सबको बुलाने की। रीत की बातों को सुन पार्थ चलते हुए आता है और एक नज़र रीत को देखते हुए मुंह बना लेता है और बोला, लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो। पार्थ की बातों को सुन रीत हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोल रीत वहां से अपने रूम आ जाती है। तभी रुद्र नीचे आते हुए बोला, पार्थ तुम अकेले आए हो, पल्लवी माँ नहीं आई साथ में। पार्थ मिठाई को रखते हुए बोला, तुमको पता है ना माँ को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, अगली बार वो जरूर आएंगी। इतना बोल गौरी को देखता है जो उसी को गौर से देख रही थी। खुद को ऐसे देखते हुए पार्थ हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, क्या हुआ गौरी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ बोलना है। गौरी पार्थ को ध्यान से देखती है और ना में सर हिला देती है। गौरी की ना को देख पार्थ मुस्कुरा देता है और अब सभी काम करने पर लग जाते हैं। रुद्र वही सोफे में लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। अपने ऑफिस का काम करने के लिए पार्थ भी उसके साथ बैठकर काम करने लगता है। रुद्र को ऐसे काम करते देखा रश्मि जी थोड़ा गुस्से में बोली, आज अपने ऑफिस काम को भूलकर हमारी मदद करो। रश्मि जी की बातों को सुन रुद्र लैपटॉप को बंद कर रश्मि जी को देखते हुए बोला, बोलिए क्या करना है मुझे। पार्थ गुमसुम बैठा था। गौरी की नज़ारे पार्थ पर थी, उसे पार्थ के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अपने काम को छोड़ जाकर पार्थ के पास बैठ जाती है। वहीं रुद्र उठकर रश्मि जी के पास चला जाता है। उनकी हेल्प करने के लिए गौरी पार्थ के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं। गौरी की आवाज़ सुनकर पार्थ अपने होश में आता है और अपनी नज़ारे इधर उधर करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा थका हूँ इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। पार्थ की बातों को सुन गौरी समझ जाती है कि पर तुझे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह पार्थ के हाथ को पकड़ उसे अपने साथ अपने रूम ले जाती है। पार्थ को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह गौरी को देखते हुए बोला, क्या हुआ गौरी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। गौरी एक शब्द भी नहीं बोलता है और पार्थ को अपने सामने खड़े कर अपने दोनों हाथों को आपस में बांध लेती है और पार्थ को खोलते हुए बोली, भाई अब आप मुझे बताए क्या हुआ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब गौरी पार्थ को धमकी देते हुए बोल रही थी। पार्थ पहले तो आंखें बड़ी कर गौरी को देखता है, पर गौरी को गुस्से में देखा वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है और बोला, कुछ नहीं हुआ है। पार्थ की आवाज़ धामी थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिनको चुपने के लिए वो अपनी नज़ारे नीचे कर लेता है। उसका गला भर जाता है और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है।
ये सब देख गौरी अपने दोनों हाथों से पार्थ के चेहरे को पकड़कर ऊपर करती है और उसकी आंखों में देख थोड़ी देर के लिए शौक थी, पर उसे पार्थ को देखते ही अंदाज हो गया था कि पार्थ दुखी है। इसलिए वो पार्थ से थोड़ी देर अकेले बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर अपने रूम आ जाती है। गौरी पार्थ को बेड पर बैठा देती है और उसे देखते हुए बोली, भाई क्या हुआ है, प्लीज बताएं ना, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। गौरी की बातों को सुन पार्थ से अब रहा नहीं जाता, इसलिए वह गौरी को पकड़कर उसके गले लग जाता है और एक बच्चे की तरह रोने लगता है। बात को ऐसा रोते थे गौरी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए पार्थ को देखकर बोली, भाई प्लीज ऐसे मत रोइए, आपको रोता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे भी रोना आ रहा है। गौरी की बातों को सुनकर खुद को शांत करता है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, नहीं मैं रो नहीं रहा, बस पहली बार किसी ने इतनी हद से पूछा है कि मैं कैसा हूँ, ये महसूस कर मुझे रोना आ गया। पार्थ की बातों को सुन गौरी उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, वह इसलिए था क्योंकि आपके पास मेरी जैसी प्यारी सी बहन नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ, ना देखिएगा, मैं आपको कभी भी रोने नहीं दूंगी। इतना बोल हल्का सा मुस्कुरा देती है। पार्थ भी गौरी को मुस्कुराता देख मुस्कुरा देता है। गौरी बोली, चलिए अब मुझे बताए ऐसी कौन सी बात है जो मेरे भाई को रुला दे। पार्थ पहले तो बताने में आनाकानी करता है, पर गौरी को थोड़ी गुस्से में देखा और उसकी धमकियों को सुन उसे बताना ही पड़ता है। पार्थ गौरी को शुरू से लास्ट तक सारी बातें बता देता है। सारी बातों को सुनने की बाद गौरी थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड ही हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तनु के पापा पार्थ के साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। पूरी बात सुनाने के बाद गौरी को तनु के पापा के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। गौरी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है और बोली, उन्होंने तो अपनी सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने आपकी और माँ की इंसल्ट की, मैं उनको इतना बोली थी। तभी पार्थ गौरी के गाल को पकड़ खींचते हुए पार्थ मुस्कुरा देता है और बोला, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो गौरी। गौरी अपने गालों को छुड़ाते हुए बोले, भाई मैं बहुत गुस्से में हूँ, प्लीज अभी आप मुझसे कोई मजाक मत करिए। गौरी की बातों को सुन पार्थ बोला, अच्छा ठीक है, मैं मजाक नहीं करूंगा, अब तुम भी गुस्सा छोड़ो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और यह सब बातें अब किसी से मत बोलना, रुद्र से भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अभी किसी का भी मूड खराब हो। गौरी हाँ में सर हिला देती है और बोली, हाँ ठीक है। गौरी पार्थ को देखते हुए बोली, भाई आप ठीक तो है ना। पार्थ गहरी सांस लेता है और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुरा लगा, इन सब बातों से नहीं, बस माँ के लिए बुरा लगा। उन्होंने इतने सालों से मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान किया है, मुझे कोई कमी ना हो, इसके लिए दिन रात मेहनत की है, और आज मैंने उनको क्या दिया, अपमान और बेइज्जती। इतना बोल पार्थ का गला भर आता है। गौरी कैसे बताऊं तुमको, कई बार तो मेरे सामने लोगों ने उनको पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से छलनी कर दिया, वही सब सोचकर मुझे बुरा लग रहा है माँ के लिए। और रही बात मेरी और तनु की, मुझे पता है इन सब के बाद हमारे बीच पहले जैसा अब कुछ भी नहीं हो सकता और ना मैं अब कुछ भी ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब से ऊपर मेरे लिए मेरी माँ है और जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं, मैं उसे में घर जाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता। गौरी पार्थ की बातों को सुन बोली, पर भाई तनु आपसे बहुत प्यार करती है, इन सब में उसकी क्या गलती। पार्थ गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, उसकी गलती है कि वो अनिल जैसे इंसान की बेटी है, और अब मुझे ना तनु से और ना उसके पापा से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम इन सब में मेरी मदद करो। गौरी को तनु के लिए बुरा लगता है, पर ये सब सुनने के बाद उसे भी पार्थ की सही लगती है, इसलिए वो गहरी सांस लेती है और बोली, हाँ ठीक है, मुझे आपके इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा, पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आगे चलकर तनु के पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आपसे दिल से माफ़ी मांगे, तो आप एक बार जरूर आप तनु के लिए उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि तनु बहुत अच्छी लड़की है और वो आपके बहुत प्यार करती है, और जो भी हुआ उसमें तनु की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है आपको एक मौका तनु को जरूर देना चाहिए, ताकि कल आपको इस बात का कोई पछतावा ना हो। गौरी की बातों को सुन पार्थ शांत और चुप रहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर तुम ये सब बोल रही हो तो मैं एक बार जरूर इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैं भी तनु के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता था ताकि वह खुश रहे। पार्थ की बातों को सुन गौरी पार्थ को देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है भाई? आप तनु से प्यार करते हैं इसलिए उसके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर आप उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन पार्थ चुप हो जाता है।
पार्थ की चुप्पी देखते हुए गौरी बोली, भाई मुझे आपकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या करना चाहते हैं? आपको किस बात के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है? माँ की इंसल्ट हुई या फिर आप तनु से अलग हुए? गौरी की बातों को सुन पार्थ बोल, मैं तनु से अलग हूँ, मुझे इस बात का अफसोस है। पर वहाँ जो भी माँ की इंसल्ट हुई, इस बात का मुझे गुस्सा और नफरत है। पार्थ की बातों को सुन गौरी को समझ ही नहीं आया कि पार्थ तनु से शादी क्यों करना चाहता है। गौरी पार्थ को देखते हुए बोली, भाई आप एक बार और तनु से शादी के अपने फैसले के बारे में सोच लीजिए। अगर ये सब आप तनु की खुशी के लिए जल रहे हैं तो अब यही रुक जाए, क्योंकि ये सब कर आप तनु को खुश नहीं और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और अगर आप प्यार करते हैं तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। चैप्टर 108। आपको किस बात के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है? माँ की इंसल्ट हुई या फिर आप तनु से अलग हुए? गौरी की बातों को सुन पार्थ बोल, मैं तनु से अलग हूँ, मुझे इस बात का अफसोस है। पर वहाँ जो भी माँ की इंसल्ट हुई, इस बात का मुझे गुस्सा और नफरत है। पार्थ की बातों को सुन गौरी को समझ ही नहीं आया कि पार्थ तनु से शादी क्यों करना चाहता है। गौरी पार्थ को देखते हुए बोली, भाई आप एक बार और तनु से शादी के अपने फैसले के बारे में सोच लीजिए। अगर ये सब आप तनु की खुशी के लिए जल रहे हैं तो अब यही रुक जाए, क्योंकि ये सब कर आप तनु को खुश नहीं और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और अगर आप प्यार करते हैं तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। अब आगे। पार्थ सिया के हाथों में हाथ रख देता है और बोला, हाँ ठीक है, वैसे भी अब मैं ये सब अपने दिमाग से निकलना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने और तनु के बारे में एक बार अच्छे सोच सकूं। गौरी, हाँ ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। पार्थ, हाँ चलो, वरना रूथ तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। पार्थ की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है। तभी रूथ कमरे में आते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माँ के पास अकेले छोड़कर। रूथ की आवाज़ को सुन दोनों गेट की तरफ देखने लगते हैं। पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, देखा मैंने सही कहा था ना। गौरी कुछ नहीं बोलती और रूथ के पास जाती और बोली, आप यहाँ माँ को अकेले छोड़कर आ गए? रूथ बोला, वो लड़के वाले बस 10 मिनट से पहुँच रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है मुझे तैयार होने के लिए, और मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया था। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? इतना बोल दोनों को देखने लगता है। गौरी, वो मुझे भाई से कुछ बात करनी थी, बस इसलिए मैं उनको यहाँ लेकर आई थी। रूथ एक नज़र पार्थ को एक नज़र देखता है और गौरी को देखकर बोला, तुमको ऐसी क्या बात करनी थी कि तुम दोनों को कमरे में आना पड़ा, वो भी अकेले? रूथ की ऐसी बातों को सुन गौरी अपना सिर पीट लेती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं, बस कॉलेज से रिलेटिव बात ही। आप तैयार हो जाए, मैं नीचे जाती हूँ। इतना बोल गौरी रुद्र की बातों को सुने बिना नीचे चली जाती है। रुद्र पार्थ को घूर कर देता है। पार्थ अपने कलर को ठीक करता है और बोला, भाई ऐसे मत देख यार, मुझे तेरी नज़रों से डर लग रहा है। रुद्र, तुझे डरना चाहिए। पार्थ, वो मेरी बहन है और हम एक दूसरे को बहुत मानते हैं, इसलिए ये हमारे बीच की बात है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है। इतना बोल जाने लागत है। तभी रुद्र अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या करना है इस अनिल का? मैंने सुना है बहुत बुला रहा था। क्यों ना जवान ही कटा देना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना बोल डेविल स्माइल करने लगता है। वही ये सब सुन पार्थ मुझे मुड़ रुद्र को देखता है और बोला, ये सब तुमको कैसे पता? रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, तुम मेरी क्यूट सी वाइफी के भाई और मेरे इकलौते साले, इतना तो तुम्हारे बारे में जानकारी रख ही सकता हूँ। सुना है कल कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, बहुत पवार पवार करता है, क्यों ना पवार से मर दे। इतना बोल शैतानी स्माइल करने लगता है। पार्थ अभी भी शॉक्ड होकर खड़ा रुद्र को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब रुद्र को पता है। पार्थ को ऐसे शॉक्ड खड़ा देख रुद्र बोला, क्या हुआ भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इससे भी खतरनाक प्लान चाहिए क्या? इतना बोल पार्थ को देखने लगता है। पार्थ रुद्र को देख गहरी सांस लेता है और बोला, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक नामी मशहूर बिजनेसमैन है और वैसे भी मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं रखना है। कल जितना हुआ उतना मेरे लिए बहुत था और अब मैं कुछ भी ऐसा वैसा करके अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। रुद्र बोला, ये तो नहीं हो सकता, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जो होना था हो चुका है। पार्थ अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को घूरते हुए बोला, रुद्र तुमने क्या किया है? रुद्र बोला, जो मुझे सही लगा। मैं बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ और उस छोटे से आदमी जिसकी मेरे समाने खड़े रहने की औकात नहीं है, उसने ये सब बोला कैसे? अगर ये सब होने के बाद शांत रहना चाहता है तो रह, वैसे भी ये सब मैंने तेरे लिए नहीं किया है।
पार्थ रुद्र को देखते हुए बोला, फिर किस लिए? रुद्र बोला, ये सब मैंने अपनी पल्लवी माँ के लिए किया। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ पर उंगली उठाए, उससे पहले मैं वो उंगली काट दूंगा। ये सब बोलते हुए रुद्र की आंखों में अनिल जी के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पार्थ रुद्र को देखते हुए बोला, पर तुमने ऐसा किया क्या है? मैंने अनिल की कंपनी से जितनी भी डील प्रोजेक्ट किए थे सभी को कैंसिल कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शायद वो दिवालिया भी हो सकता है। इतना बोल पार्थ को देखता है, जो अभी भी बेहाल सा खड़ा था। पार्थ शौक में ही बोला, और ये सब तुमने कब किया? रुद्र, कल रात। आज तो हर टीवी में न्यूज भी आ गई होगी, मिस्टर अनिल के बरदादी की। इतना बोल हंसने लगता है पार्थ। पर भाई तूने ऐसा क्यों किया? इन सब से तनु को कितनी प्रॉब्लम होगी। इन सब में तनु की कोई गलती नहीं थी और ना ही उसकी मॉम की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर बच्चों की गलतियों की सजा माता पिता को मिलती है तो माता पिता की गलतियों की सजा बच्चों को मिलती है, इसलिए तनु को भी इस सजा के लिए तैयार रहना होगा। अगर तुमको तनु से शादी करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो। अब तो अनिल कुछ बोलने के हालत में ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा रास्ता खुला है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इतना बोल उसके करने के हाथ रख देता है और अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम चला जाता है। वही ये सब सोचते हुए पार्थ का सिर ही घूम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो रुद्र को कैसे समझाएं कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। पार्थ अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रुद्र की बातों को याद कर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करेगा। थोड़ी देर में रुद्र तैयार होकर बाहर आता है और पार्थ को ऐसे बैठे देख बोल, भाई इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे भी मैंने सुना है आंटी तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है। पार्थ कुछ नहीं बोलता है और गुस्से से रुद्र को घूरता है और नीचे चला जाता है। पार्थ को ऐसे जाते देखा रुद्र बोला, ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, इनके लिए कितना भी कुछ कर दो, लास्ट में ये गुस्सा होकर मेरा दिमाग खराब कर ही देते हैं। एक बात तो पता चल गई, दोनों बिल्कुल एक जैसे बेवकूफ़ है। इतना बोल रुद्र भी नीचे आ जाता है तो देखा है लड़के वाले आ चुके थे। रश्मि जी और गौरी ने उनको सोफे में बैठा देती है और गौरी दौड़कर नाश्ता लाने लगती है। जाकर लड़के के सामने सोफे पर बैठ जाता है और गौर से लड़के को देखा है। लड़के ने रुद्र के बारे में पहले बहुत सुना था, इसलिए वह खड़ा होता है और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो सर, मेरा नाम मयंक रायचंद्रन, मैं खुद का बिजनेस संभालता हूँ। रुद्र खड़ा हो जाता है और हाथ मिलाते हुए बोला, रुद्र सिंह राठौड़। मयंक मुस्कुराते हुए रुद्र को देखता है। अब दोनों बैठ जाते हैं। तभी गौरी वहां नाश्ते को रखती है और जाने लगती है। तभी रुद्र गौरी के हाथ को पकड़ लेता है और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? बाकी के काम सर्वेंट कर लेंगे, तुम यहीं मेरे साथ बैठो। रुद्र और गौरी को ऐसे देख रश्मि जी की दोस्त हेमलता जी बोली, ये लड़की कौन है? हेमलता जी की बातों को सुन गौरी शांत खड़ी हो जाती है। तभी रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी बहू है, अभी कुछ महीने पहले ही रुद्र की शादी हुई है। रश्मि जी की बातों को सुन हेमलता जी गौरी को ध्यान से देखती हैं और मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, क्या नाम है? रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, गौरी नाम है। हेमलता जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही सुंदर और मासूम लगती है। और तुमने भी मुझे बताया नहीं, तुमने अपनी बेटे की शादी कर दी, ये सही नहीं है। रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, ये सब बहुत अचानक हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। हेमलता जी, कोई बात नहीं, बहू इतनी प्यारी है इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। रुद्र गौरी को बैठने का इशारा करता है। गौरी पहले तो मना करती है, फिर बैठ जाती है। तभी रश्मि जी बोली, जो रीत को लेकर आओ। गौरी उठकर जाने लगती है। तभी पार्थ बोल, नहीं गौरी तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हेमलता जी पार्थ को देखते हुए बोली, और ये कौन है? रश्मि जी बोली, ये रुद्र का। तभी गौरी बीच में बोली, ये मेरे बड़े भाई है, पार्थ राजपूत। गौरी के मुंह से आने लिए भाई सुन वो भी सबके सामने पार्थ मुस्कुरा देता है। वही रश्मि जी मुस्कुराते हैं, बोली, हाँ ये गौरी का भाई और रुद्र का बचपन का दोस्त और मेरा बेटा है। रश्मि जी के मन में अपने लिए इतना प्यार और अपनापन देख पार्थ खुश हो जाता है और बोला, मैं रीत को लेकर आता हूँ। रश्मि जी, हाँ बेटा तुम जाओ। पार्थ वहां से रीत के कमरे में जाता है और देखता है रीत ने साड़ी पहने हुए थी, लाल कलर की, बालों को खुला छोड़ रखा था जो उसके कमर तक जा रहे थे और माथे में बिंदी, हाथों में चूड़ी। रीत बहुत खूबसूरत लग रही थी। रीत को देख पार्थ भूल ही गया था कि वो आया क्यों है। खुद को ऐसे पार्थ को देखते देख रीत घबराए आवाज में बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अजीब लग रही हूँ? पार्थ ना में सर हिला देता है। रीत बोली, तो कैसी लग रही हूँ?
पार्थ रीत को देखते हुए बोला, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। रीत मुस्कुरा देती है। रीत पार्थ को देखते हुए बोली, आप मुझे लेने आए हैं? पार्थ हमें सर हिला देता है। रीत एक बार खुद को शीशे में देखती है और पार्थ के पास आते हुए बोली, चलिए चलते हैं। इतना बोल रीत चल देती है। पार्थ भी रीत के साथ चलने लगता है। पहली बार रीत को ऐसे देख पार्थ अभी भी शॉक्ड था। अब दोनों हाल में आ जाते हैं। रीत गौरी के बगल में और मयंक के सामने बैठ जाती है। वही पार्थ जाकर मयंक के पास वाले सोफे में बैठ जाता है। मयंक रीत को देखता है और मुस्कुरा देता है। वही रीत नज़ारे नीचे किए हुए बैठी रहती है। मयंक तो बस रीत को ही देखे जा रहा था। वो पलके झपकना भी भूल गया था। वही ये सब देख पार्थ को अजीब लग रहा था। यूं रीत का मयंक को देख शर्माना पार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हेमलता जी बोली, हमें थोड़ी देर बच्चों को अकेले बात कर लेने देना चाहिए। और अपने बेटे को देखते हुए बोली, बेटा मयंक और रीत आप दोनों आपस में थोड़ी देर बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। रश्मि जी गौरी को देखते हुए बोली, गौरी जाओ मयंक और रीत को ऊपर ले जाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों को ऊपर ले जाती है और बालकनी में बैठा देती है। चैप्टर 109। मयंक तो बस रीत को ही देखे जा रहा था। वो पलके झपकना भी भूल गया था। वही ये सब देख पार्थ को अजीब लग रहा था। यूं रीत का मयंक को देख शर्माना पार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हेमलता जी बोली, हमें थोड़ी देर बच्चों को अकेले बात कर लेने देना चाहिए। और अपने बेटे को देखते हुए बोली, बेटा मयंक और रीत आप दोनों आपस में थोड़ी देर बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। रश्मि जी गौरी को देखते हुए बोली, गौरी जाओ मयंक और रीत को ऊपर ले जाओ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों को ऊपर ले जाती है और बालकनी में बैठा देती है। अब आगे रीत और मयंक वहीं बैठ जाते हैं। गौरी थोड़ा आगे जाकर एक जगह छुप जाती है और दोनों को देखने और उनकी बातों को सुनने लगती है। काफी देर हो जाती है, गौरी नीचे नहीं आती है। पार्थ इधर उधर देखता है और बोला, मैं गौरी को देखकर आता हूँ। इतना बोल वो भी ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर इधर उधर गौरी को देखने लगता है। तभी उसे गौरी एक दीवार के पीछे दिखती है। पार्थ बड़े बड़े कदमों से गौरी के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे गौरी घबरा जाती है और धीरे धीरे कर पीछे मुड़कर देखती है। अपने सामने पार्थ को देख सुकून की सांस लेती है और बोली, भाई आपने तो डरा दिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा कब से नीचे वेट कर रहा था, तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने आया था, पर तुम तो यहाँ कुछ और ही कर रही हो। इतना बोल वह भी सामने देखने लगता है। सामने रीत और मयंक बैठे थे जो एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। ये सब देख पार्थ गौरी को देखता है और बोला, तुम यहाँ खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही हो, ये सब तो गलत बात है ना गौरी? गौरी बेचारा मुंह बनाकर बोली, भाई मुझे सुना था वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी ये सब नहीं देखा, बस सुना है। मेरी भी अचानक ही शादी हो गई, जिससे मैंने भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। प्लीज हम दोनों थोड़ी देर इनकी बातें सुनते हैं, फिर नीचे चले जाएंगे। इतना बोल पार्थ पलके झपकते हुए देखने लगती है। गौरी के इतने प्यार से बोलने पर पार्थ उसे मना नहीं कर पाता और बोल, बस 10 मिनट हम यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। गौरी खुश होते हुए हाँ ठीक है। इतना बोल गौरी और पार्थ दोनों ही रीत और मयंक को देखने लगते हैं। गौरी दीवार को पकड़कर नीचे झुकी थी। वही पार्थ उसी के सर के ऊपर अपने सर को रखे हुए दोनों को देख रहा था। अब दोनों ध्यान से बातें सुन रहे थे। उनको एहसास भी नहीं था कि कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया है। दोनों बहुत ही खुश होकर प्रीत और मयंक को देखते हुए गौरी बोली, भाई ये दोनों कितने बोरिंग है, क्या बातें रहे हैं? अभी एक आवाज उनके कानों तक आई और रियली उस आवाज को सुन गौरी और पार्थ घबरा जाते हैं और अपनी गर्दन को ऊपर कर देखते हैं। सामने रुद्र खड़ा था अपने दोनों हाथों को बांधे हुए। रुद्र को देख भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। रुद्र दोनों को घूरते हुए बोला, अब बताओ कि तुम दोनों की ये सब क्या हो रहा था? रुद्र को देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं यार, हम तो बस ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे। गौरी, हाँ हाँ भाई सही बोल रहे हैं, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी, बस मैं और भाई उसी को ढूंढ रहे थे और कुछ भी नहीं। आप जो भी सोच रहे हैं वो सब गलत है, बेकार है। रुद्र गौरी को देख बोला, ओ तो चलो तुम ही बता दो मैं क्या सोच रहा था। गौरी बोली, यही कि हम दोनों रीत और मयंक को बातों को चोरी छुपे सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और भाई तू बस अंगूठी ढूंढ रहे थे। क्यों भाई, मैं सही कहा ना? पार्थ, गौरी सही बोल रही है, वैसे भी मैं कभी भी किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनता हूँ।
ये मेरे उसूलों और सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्थ की बातों को सुन रुद्र बोल, बस बहुत हुआ। अभी तुम दोनों के सिद्धांत और उसूलों को मैंने बहुत अच्छे से देख लिए, इसलिए मुझे तो अपने सिद्धांतों के बारे में बताओ ही ना। रुद्र की बातों को सुन पार्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रहे हो हम तो बस। रुद्र, मुझे जो समझना था मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसलिए तुम लोग अपनी समझ तो मुझे बिल्कुल ही ना समझो। ये क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो नीचे चलते हैं, सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। रूप की बातों को पार्थ और गौरी अपने सर को झुका लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। रुद्र आगे आगे चल रहा था और गौरी और पार्थ दोनों साथ में धीरे धीरे चल रहे थे। गौरी बोली, सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको भी ये सब सुना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे भी ये सब सुनाने और देखने में मजा आ रहा था। कैसे भी कभी कभी अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। इतना बोल मुस्कुरा देता है। गौरी मुस्कुरा देती है। तभी रुद्र बोला, अब तुम दोनों की बातें हो गई हो तो थोड़ा तेज चलो। जो बातों को सुन गौरी और पार्थ जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और नीचे आ जाते हैं। गौरी, मैं आदि के पास जाती हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रहा है। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं। रुद्र और पार्थ वही सोफे में हेमलता जी और रश्मि जी के पास बैठ जाते हैं। गौरी कमरे में आती है तो देखती है आदि पूरी तरह से तैयार होकर कमरे में बैठा हुआ था। गौरी आदि के पास जाती है और बोली, बच्चा आप ऐसे क्यों अकेले बैठे हुए हो, चलो बाहर चलते हैं। आदि बोला, मैं अकेला नहीं था, रीत दीदी मेरे साथ थी, बाथरूम नहाने गया, इतने में वो चली गई। गौरी बोली, सॉरी बच्चा, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाई। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? आदि बोल, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी मुझे अनजान लोगों के पास जाने से डर लगता है, इसलिए मैं कमरे में ही ठीक हूँ। गौरी बोली, अनजान कोई नहीं, आप तुम एक बार मेरे साथ बाहर चलो और सभी से मिलो। और डर किस बात का, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब भी डर लगे मेरे हाथों को कसकर पकड़े लेना, उसी पल मैं तुमको अपने सीने से लगा लूंगी और देखना तुम्हारा डर पल में भाग जाएगा। इतना बोल मुस्कुराते हुए आदि को देखने लगती है। आदि चुपचाप बैठा हुआ गौरी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। गौरी बोली, तो बताओ क्या आप मेरे साथ बाहर चलोगे? आदि अभी शांत था। गौरी बहुत ही प्यार से आदि को देख रही थी। आदि थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला, हाँ मैं आपके साथ बाहर चलूंगा। आपकी हाँ को देख गौरी खुश हो जाती है और बोली, तो चलो, और खड़ी हो जाती हैं और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देती हैं। आदि धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करते हुए गौरी के हाथ पैर रख देता है। गौरी कसकर उसके हाथों को पकड़ लेती है। आदि भी खड़ा हो जाता है और अब दोनों वहां से बाहर की तरफ चल देते हैं। आदि को अजीब सा लगा रहा था, एक मन में घबराहट थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। गौरी आदि के हाथ के पकड़कर बाहर ले जाती है। आदि धीरे धीरे चला रहा है। गौरी उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से बोली, क्या हुआ बच्चा, आप उदास लग रहे हो? आदि बोला, पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गौरी, कोई बात, चलो मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। आदि हाँ में सर हिला देता है और गौरी के कंधे में अपने सर को रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। गौरी आदि को लेकर आती है। हेमलता जी बोली, ये बच्चा रश्मि, ये भी हमारे घर का सदस्य ही है। इतना बोल गौरी को देखते हुए बोली, बेटा आदि को क्या हुआ, तुमने उसे गोद पर क्यों लिया है? कुछ नहीं, मन बस लगता है आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए खड़ा होता है और गौरी आरती के पास आता है। आदि के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? गौरी, पता नहीं, इतना बोल चुप हो जाती है। रुद्र आदि को अपने गोद में ले लेता है और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर से घूमकर लाता हूँ। आदि चुपचाप रुद्र की गोद में चला जाता है। उसका मन तो नहीं था, पर बाहर जाने का नाम सुनकर वह मन नहीं करता है। रुद्र आदि को लेकर वहां से चला जाता है। गौरी वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर में मयंक और रीत भी नीचे आ जाते हैं। मयंक तो खुश था, पर रीत ज्यादा खुश नहीं थी। पार्थ एक नज़र रीत को देखता है। रीत भी पार्थ को देखती है। पार्थ आंखों के इशारे से रीत को पूछता है, क्या हुआ? रीत ना में सर हिला देती है। पार्थ कुछ नहीं बोलता है। रश्मि, चलो चले खाना खाते हैं, फिर बात करेंगे। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। रीत बोली, माँ भाई कहाँ है? रश्मि जी बोली, वो आदि को लेकर थोड़ा बाहर गया, तुम चलो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। रीत हाँ में सर हिला देती है और जाकर पार्थ और गौरी के बीच में बैठ जाती है। यहाँ रुद्र आदि को अपने गोद में लिए इधर उधर घूम रहा था। आदि की पीठ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, आदि क्या हुआ है आपको, आप मुझे बता सकते हो? मेरा वादा है, मैं ये बातें किसी से नहीं बोलूंगा। आदि अपना सर उठाकर रुद्र को देखता है और बोला, सच्ची? रुद्र, हाँ सच्ची। आदि बोला,
वो जो अंकल रीत दीदी को देखने आए हैं वो अच्छे नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। आदि ये सब मासूमियत से बोल रहा था। रुद्र आदि को देखते हुए बोल, बच्चा आप ये सब क्यों बोल, क्या आप उन अंकल को जानते हो? आदि हाँ में सर हिला देता है। रुद्र बोला, आप कैसे जानते हो? आदि बोला, मैंने अंकल को कई बार अनाथालय में आते हुए देखा है, वो अक्सर मेरे पास आते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे। इतना बोल आदि की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिससे रुद्र पूछते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा, अब से आपको कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। रुद्र की बातों को सुन आदि अपने आंसू को पोंछ लेता है और बोला, पक्का? रुद्र अड़ी का हाथ पकड़ लेता है और बोला, हाँ पक्का। इतना बोला मुस्कुरा देता है। आदि अब रुद्र के कंधे अपने सर को रख लेता है। रुद्र बोल, बच्चा एक बात पूछूं, आप बताओगे? आदि हाँ पूछिए। रुद्र, वो अंकल आपको क्यों परेशान करते थे? आदि बोला, मेरी बुआ के कहने पर मेरे माँ पापा के एक्सीडेंट के बाद मेरी बुआ ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया और वो तब से मुझसे कभी मिलने नहीं आई और ना मैंने कभी उन्हें देखा। पर अक्सर वो अंकल मेरे पास आते थे और मुझे बहुत डांटे भी थे। एक तो मुझे मरा भी था। रुद्र की आंखें शक्त हो गई। रुद्र, पर उसने तुमको मरा क्यों? आदि बोला, मुझे नहीं पता वो क्यों आते थे, पर हर बार मुझे एक वकील अंकल के पास ले जाते थे और मुझे उनके समाने बोलने को बोलते थे कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि मैं अपाहिज हूं ना। ये सब सुन रुद्र थोड़ा सा चौंक जाता है। चैप्टर 110। आदि हाँ पूछिए। रुद्र, वो अंकल आपको क्यों परेशान करते थे? आदि बोला, मेरी बुआ के कहने पर मेरे माँ पापा के एक्सीडेंट के बाद मेरी बुआ ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया और वो तब से मुझसे कभी मिलने नहीं आई और ना मैंने कभी उन्हें देखा। पर अक्सर वो अंकल मेरे पास आते थे और मुझे बहुत डांटे भी थे। एक तो मुझे मरा भी था। रुद्र की आंखें शक्त हो गई। रुद्र, पर उसने तुमको मरा क्यों? आदि बोला, मुझे नहीं पता वो क्यों आते थे, पर हर बार मुझे एक वकील अंकल के पास ले जाते थे और मुझे उनके समाने बोलने को बोलते थे कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि मैं अपाहिज हूं ना। ये सब सुन रुद्र थोड़ा सा चौंक जाता है। अब आगे। रुद्र एक नज़र आदि को देखा है और बोल, बच्चा आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। की बातों को सुन आदि हमें सर हिला देता है। रुद्र, चलो अंदर चलाते हैं। इतना बोला आदि को लेकर अंदर जाता है। आदि घबराया हुआ रुद्र के सीने में अपना सर छुपा लेता है। रुद्र अभी को अपने साथ ले जाते हैं और डाइनिंग टेबल के फ्रंट सीट में बैठ जाता है और आदि को अपनी गोद में बैठा लेता है। अपने सामने आदि को देख मयंक एक पल के लिए घबरा जाता है और अपने रुमाल निकाल अपने माथे को पसीने को पोंछ लेता है और नजरें झुकाकर खाने लगता है। आदि डर के मारे बार बार रुद्र को देख रहा था। रुद्र आदि के गालों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोल, बच्चा आप क्यों घबरा रहे हो? चलिए खाना खाए, मैं हूं ना। आदि हमें सर हिला खिला देता है और धीरे धीरे खाना खाने लगता है। तभी रुद्र मयंक को देखते हुए बोला, मयंक तुमने बताया नहीं तुम्हारा किसका बिजनेस है? मयंक बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो एक वकील हूँ। मैंने लॉ की पढ़ाई न्यूयॉर्क से की है और अब मैं यहाँ आया हूँ अपनी माँ पास रहने के लिए, ताकि उनको अब मुझसे दूर न रहना पड़े और मैं अब यही रहना चाहता हूँ और यहीं से अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कई केस लड़े हैं यहाँ के बेस्ट बिजनेसमैन के और जीते भी है। मयंक एक झटके में सब बोले जा रहा था। रुद्र मयंक के चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सच बोल रहा है या झूठ। ये सब बोल रहा था तभी रुद्र के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के लिए रुद्र अपना फोन उठाकर बड़े ही गौर से पढ़ने लगता है। मयंक और हेमलता एक दूसरे को देखते हैं और फिर रुद्र को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर एक अजब सी घबराहट थी, जिस पार्थ ने भी अच्छे से महसूस कर लेता है। रुद्र अपने फोन को साइड में रखते हुए मयंक को देखते हुए बोला, हाँ तुम क्या बोल रहे थे? तुमने न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई की है? कहाँ रहते थे न्यूयॉर्क में और वहाँ के किस कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की है? ये सब सुन मयंक एक नज़र हेमलता जी को देखता है और घबराते हुए रुद्र को देखने लगता है। रुद्र के चेहरे के भाव गंभीर थे, जिसे देख गौरी और रीत एक दूसरे को देखती है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र बोलना क्या चाहता है, इसलिए वो सभी गौर से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र मयंक के बोलने का वेट कर रहा था, पर मयंक कुछ भी नहीं बोलता है और इधर उधर देखने लगता है। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते हैं। माहौल को गर्म होते देख रश्मि जी बोली, मयंक बेटा तुम आराम से खाओ, रुद्र की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मयंक हाँ में सिर हिला देती हैं और हल्का सा मुस्कुरा कर खाने लगता है। रुद्र एक शब्द नहीं बोलता है और मयंक को घूरने लगता है।
मयंक रुद्र की आंखों से बचाने के लिए उठ जाता है और बोला, माँ मेरा हो गया, मुझे अब निकलना होगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, एक केस को लेकर, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब नहीं रुक सकता। हेमलता, जी हाँ बेटा तुम जो, मैं भी थोड़ी देर में निकल नहीं वाली हूँ, मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है और आगे की बात हम बाद में करेंगे। मयंक के माँ और सभी को बाय बोल वहां से चला जाता है। एक नज़र रुद्र को देखाता है, पता नहीं क्यों उसे रुद्र की नज़रों में एक अजीब सा गुस्सा दिखा जिससे वो महसूस कर घबरा जाता है। हेमलता जी थोड़ी देर रश्मि जी के पास बैठी है और वो भी अपने घर के लिए वहां से निकल जाती है। रश्मि जी रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र ये तुम मयंक से कैसे बात कर रहे थे? तुम्हारी वजह से वो घबरा गया और जल्दी उठकर चला गया। रुद्र, माँ ये आप क्या बोल रही है? मैं तो बस उससे कुछ सवाल पूछ रहा था। रीत की पूरी लाइफ का सवाल है, मैं ऐसे किसी भी लड़के से रीत की शादी नहीं कर सकता जब तक मैं पूरी तरह से उसके बारे में क्लियर नहीं हो जाऊंगा। मैं उससे रीत की शादी नहीं कराने वाला हूँ और आप भी मेरे इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। इतना बोल रुद्र आदि को गौरी के पास देते हुए अपने रूम चला जाता है। रश्मि गहरी सांस लेती है और पार्थ को देखते हुए बोली, बेटा तुम समझाओ उसे, हेमलता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं हेमलता को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसके बेटे को भी। मैं भी अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर उसे इस रिश्ते से कोई दिक्कत है वो मुझे बता सकता है, पर ऐसे किसी को घर में डरा नहीं सकता। मैं तो बस इतना बोल रही थी। रश्मि जी की बातों को सुन पार्थ बोल, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं रुद्र से बात करूंगा। रश्मि जी हाँ में सर हिलती है और वहां से चली जाती है। गौरी रीत को देखते हुए बोली, अच्छा रीत तुम बताओ तुमको मयंक जी कैसे लगे? रीत गहरी सांस लेती है और बोली, बहुत ही बकवास, इतना बोरिंग और बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कब से मैं ये सब मन में भरकर चुपचाप बैठी थी। बंदे के पास कुछ बोलने को था ही नहीं। जब देखे आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत क्यूट है, आप बहुत सुंदर है, और हाँ एक ये भी बोले जा रहा था कि आप बहुत समझदार भी है। भाई मुझे पता है मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी क्यूट और कितनी अच्छी हूँ। मेरे सामने बोल रहा था मैं बहुत समझदार हूँ, उसके बोलने से मैं समझदार हो जाऊंगी। भाई मेरे समझदारी के घसीटे पड़े जाते हैं, उसे क्या पता। बार बार वह मुझे बता रहा था कि मैं बहुत समझदार हूँ। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि वही बालकनी से उसे नीचे फेंक दूं, पर माँ की वजह चुपचाप बैठी थी। मैं तो वैसे भी उस गधे से शादी करने वाली नहीं थी और अब तो वह भाई को भी पसंद नहीं, तो अब तो मेरा कन्फर्म है कि मेरी शादी नहीं होगी। और रही बात माँ की, तो भाई है वो, माँ को तो आसानी से ही मना लेंगे। भाई के आगे किसी की भी नहीं चलती, इसलिए अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बोल मजे से मिठाई खाने लगती है। ये सब सुन पार्थ, आदि और गौरी ईद को आंखें बड़ी कर कर देखते हैं और गौरी बोली, अगर तुमको मयंक पसंद नहीं था तो तुम इतनी देर तक उसके साथ क्या बातें कर रही थी? गौरी की बातों को सुन रीत बोली, मैं और बातें तुम लोग ने देखा नहीं, मैं तो चुपचाप बैठी थी। बात तो सिर्फ वही गधा कर रहा था और मैं बस मुस्कुरा कर उसका रिप्लाई दे रही थी। हाय मेरे मुंह कितना दर्द दे रहा है वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। इतना बोल गुस्से से बोली, गधा कहीं का पता नहीं क्या पढ़कर आया है, उसके तो बोलने तक का दिमाग नहीं था और बताता है कि न्यूयॉर्क से लॉ पढ़ाई करके आया। पता नहीं कॉलेज में उसे जैसे गधे को एडमिशन दिया है। इतना बोल खाने लगती है। गौरी बोली, रीत ऐसे बार बार गधा मत बोलो, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। रीत, गौरी गधे को हमारे यहाँ सिर्फ गधा ही बोल सकते हैं, चाहे वो सुनने में अच्छा लगे या ना लगे। ऐसे भी आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया है इन सब की वजह से, और अब तुम मूड खराब मत करो उस मयंक की तरफदारी करके। गौरी बोली, आज ठीक है मैं कुछ नहीं बोलने वाली, चलो खाना खाते हैं। और आदि को देखते हैं जो चुपचाप बैठा था। आदि को ऐसे शांत बैठा देख रीत उसके गालों को पकड़ते हुए बोली, बेबी तुम मुझसे नाराज हो? नहीं दीदी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। रीत बोली, फिर आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो? आदि बोला, मैं आपकी बातें सुन रहा था और कुछ भी नहीं। रीत बोली, सॉरी बच्चा, मैं आपके सामने ये सब बोल दिया। आदि रीत को देखते हुए बोला, आपको मयंक अंकल सच में पसंद नहीं है? ये सब सुन पार्थ, रीत और गौरी थोड़ा सा चौंक जाते हैं और आदि को देखने लगते हैं। सबके ऐसे देखने से आदि चुप हो जाता और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। रीत बोली, नहीं मुझे वो गधा 1% भी पसंद नहीं है, उससे अच्छा तो मैं आपसे शादी कर लूँ, बस आप थोड़े से बड़े हो जाओ। रीत की बातों को सुन आदि मुस्कुरा देता और बोला, पर मैं तो गौरी से शादी करूंगा। सॉरी रीत दीदी, पर मैं आपसे नहीं कर सकता। आदि बातों को सुन गौरी आंखें बड़ी कर आदि को देखने लगती है। वही रीत अपना बेचारा मुंह बना लेती है और बोली, मतलब आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? आदि कुछ नहीं बोलता है। आदि को चुप देख रीत अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लेती है
रीत को ऐसे देख आदि बोला, रीत दीदी आप मत रो, मैं आपकी शादी और भी अच्छे लड़के से कराऊंगा। शादी की बातों को सुन रीत अपने चेहरे से हाथ को हटाते हुए बोली, ओह और वो अच्छा लड़का आपको कहाँ मिलेगा। आज थोड़ी देर सोचता है और पार्थ की तरफ देखा है, उसकी तरफ उंगली करते हुए बोला, वो रहे। आदि की उंगली को पार्थ चौंक जाता है और अपने इधर उधर देखने लगता है। पार्थ अपनी ही उंगली को खुद पर रखते हुए आदि से इशारे से पूछता है, मैं, जिससे आदि बोला, हाँ पार्थ भाई मैं आपको ही बोल रहा हूँ। आदि आगे बोला, रीत दीदी के लिए आप बेस्ट हैं। आप दिखने में हैंडसम भी हैं और अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात आप मेरे गौरी के भाई हैं, इसलिए आप मेरी दीदी के लिए बेस्ट है। आदि की बातों को सुन पार्थ कुछ भी नहीं बोल पाता, न हमें सिर हिलाता है और ना मैं, बस अपनी आंखें बड़ी कर आदि को देख रहा था। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि एक 5 साल का बच्चा उसे ये सब बातें कर रहा है। कहीं ये सब सुन गौरी मुस्कुरा देती है और रीत तो अभी भी कभी आदि को देखते तो कभी पार्थ को रही थी। रीत एक नज़र पार्थ को देखती है। रीत के ऐसे देखने से पार्थ रीत को देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो। रीत सोचते हुए बोली, पार्थ मेरे टाइप के नहीं है। रीत की बातों को सुन पार्थ रीत की बातों को सुन उसे घूरते हुए बोला, हेलो मैडम आपका टाइप क्या है, आप मुझे ऐसे कैसे जज कर सकती हैं। रीत बोली, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना टाइप बता रही हूँ, आप मेरे टाइप के नहीं हैं। पार्थ ओ रियली, चलो अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा टाइप क्या है। 100 लाइक होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेगी। थैंक्स गाइज।